ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। दिस इज़ अ लेक्चर नंबर आई गेस 3 होगा। हम अभी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जैसे हमने इलास्टिसिटी के बेसिक चीज़ें कवर कर ली है कि स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, उसके क्या टाइप होते हैं। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं तो पिछला वीडियो देख लो। ये वीडियो में हम लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया। क्वेश्चन में पूछा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1.1 मीटर इज़ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैंने इसकी डायग्राम भी यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। सो ये वायर है, वायर की लेंथ दी है 1.1 मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इट इज़ लोडेड विथ 1 kg। तो इसका जो नीचे वायर के नीचे जो कोई ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, तो इसके नीचे जो लोडेड का मतलब है उसके नीचे हम 1 kg का ब्लॉक रखा है, अटैच किया है। इफ़ यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, मतलब ये वायर जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी ये वायर किससे बनी हुई है? कॉपर। और कॉपर की स्ट्रेंथ कितनी है? तो वो स्ट्रेंथ किसकी बतानी है हमें जब वो खींचा जाए, मतलब उसके यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे थे। वो कितना दिया है? ये 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर। देन इंक्रीज इन द लेंथ विल बी, सो उसके लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा ड्यू टू ये खिंचाव। ये 1 kg ब्लॉक उसको खींचेगा, उसके कारण इसकी लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल है। यस, कॉपर इज इलास्टिक, राइट। सो हमारे पास फॉर्मूला था कि यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा लगेगा जब इसको खींचेंगे अलॉन्ग द लेंथ, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगा और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप होगा। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला वही होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, एफ अपॉन ए इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से अगर ये तुम याद रखोगे तो टाइम सेव हो जाएगा वेन एवर यू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू यंग्स मॉडुलस एंड दिस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमें डेल्टा एल पूछा था, दैट इज चेंज इन लेंथ कितनी होगी इसकी, कितना इलोंगेट होगा ये। सो डेल्टा एल के टर्म में हमने इसको रीअरेंज किया। डेल्टा एल ऊपर गया, वाई नीचे आ गया। फोर्स कौन लगा रहा है भाई इस वायर के ऊपर? तो ग्रेविटी इज एक्टिंग थ्रू द मास 1 kg, तो इसको हमने mg लिखा। एंड मेक श्योर वेन एवर यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ओवर दिस फॉर्मूला, मेक श्योर कि सभी यूनिट पहले तुम ये, जैसे कि प्रो टिप है ये कि तुम SI यूनिट में कन्वर्ट किया करो। भले ही ऑप्शन यहाँ पे मिलीमीटर में है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी यहाँ पे SI में दी है, जी की वैल्यू भी और कॉपर का यंग्स मॉडुलस भी, और 1 kg इज ऑल्सो इज गिवन इन SI यूनिट। सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट ऑल द थिंग्स विच आर नॉट इन SI यूनिट, उससे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। मतलब यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। सो 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तुम्हें पता ही होगा। सो 1 मिलीमीटर स्क्वायर विल भी, उसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का 10⁻³ का स्क्वायर इज, मतलब मल्टीप्लाई होगा, वो स्क्वायर नहीं करना, उसको मल्टीप्लाई का 3 × 6, सो 10⁻6 मीटर स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दिया हमने वैल्यूज़, कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन भी आना चाहिए कि पावर के साथ हम कैसे खेलते हैं, वो भी बता दूं। पहला न्यूमेरिकल है तो 1.1 और 1.1 कट हो गया, यहाँ पे 10 बचा, नीचे 10⁻6, 10⁻11, तीनों 10 की पावर की टर्म है। तो ये 10 है, ये 10⁻6 है, 10⁻11 है। ये 10 मतलब 10 की पावर कितनी है? 1। -6 ऊपर जाएगा तो +6 होगा, 11 ऊपर जाएगा तो -11 होगा। तो ये फाइनली मिला मुझे 10⁻⁻4 मीटर, लेकिन ऑप्शंस दिए हैं मिलीमीटर में। सो मिलीमीटर में जब दिए हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर को मिलीमीटर में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻+3। रिमेंबर, मिलीमीटर टू मीटर में जब गया तो 10⁻³ किया, और मीटर से मैं मिलीमीटर गया तो +3 किया। सिंपल सा प्रो टिप क्या है यहाँ पे कि तब जब तुम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो तो माइनस के टर्म में पावर होती है, जब तुम मीटर से मिलीमीटर मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हो तो +3 पावर है। जस्ट इन केस इफ यू गेट कंफ्यूज, अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं। सो 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ विल बिकम 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 होता है 0.1 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन आसान हो सकते हैं, लेकिन ये यूनिट कन्वर्जन तुम्हारा आंसर सही होके भी गलत तरीके से तुम्हारे मार्क्स ले जा सकता है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग द राइट कन्वर्जेंस। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 0.5 मिलीमीटर इन अ स्टील वायर of a length 2 meter and cross section area 2 millimeter square, the force required is
और ब्रैकेट में स्टील का यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये स्टैंडर्ड होती है, स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यही होगी। स्टील के अंदर कोई अलॉय वगैरह मिक्स होगा, कोई दूसरा मटेरियल होगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो गिवन डेटा ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो कुछ स्केच के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ, तो मान लो कि ये कोई रॉड दिया है, नॉट नेसेसरी हमेशा हम वर्टिकल सिचुएशन से ही दिखाएं। ठीक, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ मतलब इसके ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा तभी लेंथ इंक्रीज होगी। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है भाई? 2 मीटर गिवन है, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये कितना लगाया तुमने ताकि उसकी लेंथ बढ़ गई? उसकी लेंथ कितनी हो गई? थोड़ी इंक्रीज हो गई। 2 प्लस डेल्टा एल कितना दिया है यहाँ पे? 0.5 मिलीमीटर। सो 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये क्या था भाई? ये जो मैंने लिखा ये था डेल्टा एल, और ये 2 क्या था? व्हाट इज दिस? 2 इज एल। ठीक है, तो डेल्टा एल कितना है यहाँ पे? 0.5 मिलीमीटर। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय, कितने से इंक्रीज की मैंने लेंथ? 0.5 मिलीमीटर, तो मीटर में मैंने लिखा उसे, इतनी हो गई। तो कितना फोर्स मैंने लगाया होगा ऐसा करने के लिए? और ये कौन सा मटेरियल है? दिस मटेरियल इज गिवन, कौन सा है भाई? कौन सा मटेरियल है? ये है स्टील। तो यंग्स मॉडुलस इसका दिया है 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या तुम सेम फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज़ करके ही मुझे आंसर बता सकते हो क्या? क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यही यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ दिस फॉर्मूला एंड मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक, फॉर्मूला वही यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आंसर आता है। सो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास था, क्या था? ये वाला FL अपॉन A इंटू डेल्टा एल। इसमें से इस बार क्या पूछा है हमें? फोर्स पूछा है कि फोर्स कितना लगेगा इस सिचुएशन के लिए। तो F विल बी इक्वल्स टू, सभी रीअरेंज करना पड़ेगा, Y इंटू A इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L। यही होगा F। उसके अंदर Y की वैल्यू पुट कर देंगे, 2.2 इंटू 10⁻11 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अभी जस्ट हमने पीछे किया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर mm स्क्वायर में दिया था बेटा, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर स्क्वायर में। सो इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा एल। हाउ मच इज डेल्टा एल? 0.5 mm, उसको भी मीटर में करना पड़ेगा। सो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 नहीं जी, -3। यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, mm स्क्वायर था, इसलिए -6। यहाँ पे सिर्फ मिलीमीटर है, तो 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय क्या है? ओरिजिनली लेंथ कितनी थी इसकी? 2 मीटर। सो डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 कट हो गया एंड इट कम्स आउट टू बी 1.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इतना फोर्स लगाओगे तो कितना इलॉन्गेशन होगा? 0.5 mm का इलॉन्गेशन होगा। किसका? 2 मीटर की वायर का। कब? जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm स्क्वायर है। और कैसे? क्योंकि वो स्टील से बना हुआ है। और एक क्वेश्चन हैंडल करते हैं। अच्छा, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। द मटेरियल विच प्रैक्टिकली डज नॉट शो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज, मतलब इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी ही नहीं शो करता, ऐसा कौन सा मटेरियल है चारों में से? क्या लगता है तुम्हें? सो ऑप्शन इसका है, कॉपर इज इलास्टिक, यस। रबर, वो तो विजुअली भी दिखता है हमें इलास्टिक है। स्टील इज ऑल्सो इलास्टिक। क्वार्ट्स डज नॉट शो एनी इलास्टिक बिहेवियर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जो घड़ी के अंदर वगैरह भी यूज़ करते हैं बहुत जगह पे। सो इट इज़ नॉट ए इलास्टिक मटेरियल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा इलास्टिक मटेरियल नहीं है, ऐसा भी पूछ सकते थे। घुमा फिरा के क्या पूछा? विच डज नॉट शो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सो इट्स सिंपली सेज कि कौन सा मटेरियल इलास्टिक नहीं है। सो डी इज़ नॉट इलास्टिक मटेरियल, क्वार्ट्स। ठीक,
गूगल करके देख सकते हो कि क्वार्ट्ज कैसे दिखता है, क्रिस्टलाइन जैसे दिखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है इलास्टिक मॉड्यूलस के ऊपर, क्या वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा। एक सिचुएशन तुम इमेजिन करो, फिर मुझे बता सकते हो आंसर। ठीक, कोई मेटल रॉड है, कोई रॉड लिया है मैंने, ठीक है, उसको गर्म कर दो, हीट कर दो, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी कि नहीं, अपने आप एक्सपांड हो जाएगा थर्मल एक्सपांशन के कारण। देखा भी होगा ना हमने, कोई जलती हुई आग में कोई चीज़ डाल देते हो, थोड़ी मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के पहले वो एक्सपांड होती है, और जैसे ठंडी हो जाती है तो क्या अपनी शेप एंड साइज रिगेन कर पाती है क्या? वो नहीं कर पाती। नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज हो गई, कमज़ोर हो गया वो। सो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, और वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। या तुम इलास्टिक रबर ले लो, इलास्टिक रबर बैंड होता है ना, उसको गर्म करके देखो, थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा और फिर वो इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा फिर। सो यस, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलास्टिक प्रॉपर्टी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two wires. The radius of A is twice that of B. They are stretched by the some load. Then the stress on B is. कंपेयर करके पूछ रहे हैं, हम इसको इजीली ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते हैं। तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे स्केच ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन है A and B are two wire। अच्छा, द रेडियस ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ B। अच्छा ठीक है, तो कोई एक वायर पहले ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज वायर A and this is wire B, this is another wire B, this is wire A, this is wire B. Radius of A is twice that of B, so radius of A is twice the radius of B। ठीक है, कौन बड़ा है फिर, किसकी रेडियस बड़ी है, A की रेडियस बड़ी है, सो दिस इज लिटिल बिट बिगर बाय इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि रेडियस बड़ी है। दे आर स्ट्रेच बाय सम लोड, नहीं यहाँ पे सेम चाहिए था, वो सम हो गया। दोनों को हमने सेम फोर्स लगाया, दोनों वायर को हमने सेम फोर्स लगाया। ओके, फिर क्या होगा ऐसा पूछते हैं। फिर देन द स्ट्रेस ऑन बी इज, बी के ऊपर कितना स्ट्रेस आएगा कंपेयर टू ए, मतलब ऐसा पूछना चाहते हैं कि ए और बी में से कौन से वायर के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, कौन से वायर के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। ठीक है, मटेरियल कौन सा है दोनों का, कोई पूछा नहीं, मतलब बता ही नहीं इन्फॉर्मेशन। दोनों का मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, एक स्टील से बना हुआ सकता है, एक कॉपर से बना हुआ सकता है। अच्छा, तो कैसे करेंगे इसे, तो हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है भाई, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस ऑन ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए अपॉन एरिया ऑफ ए। स्ट्रेस ऑन बी कितना होगा, स्ट्रेस को मैं एस सिंबल से दिखा रहा हूँ, चलो सिग्मा ले लेते क्योंकि हमने सिग्मा डिफाइन किया था पहले। सिग्मा, सिग्मा हॉस्पिटल नहीं, सिग्मा स्ट्रेस, फोर्स ऑन बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी। कंडीशन में क्या दिया है, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं ना, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि अगर इनका रेशो ले ले, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल्स टू एफ ए और एफ बी, तो वैसे भी कट हो जाएगा, फिर भी लिख लेता हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिवाइडेड बाय, जब हम सिग्मा बी लिखेंगे तो एफ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी। क्या कट हो जाएगा यहाँ से, एफ ए और एफ बी कट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। सो व्हाट विल गेट, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए। ठीक है, रेडियस दिया मतलब क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही होगा। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर बी स्क्वायर अपॉन पाई आर ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। आर ए और आर बी का रिलेशन हमारे पास है,
आर ए को 2 टाइम्स ऑफ आर बी लिख दो यहाँ पे, सो आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर बी, मतलब ये 4 आर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल्स टू 1/4। स्ट्रेस ऑन बी पूछा है तो बी के टर्म में आंसर पूछा है हमें, देन द स्ट्रेस ऑन बी कितना होगा, स्ट्रेस ऑन बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू सिग्मा ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 गुना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है बी के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका रेडियस 2 गुना छोटी है, तो 4 गुना उसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो लिख लो इसे। आया समझ में? तो यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब ये क्वेश्चन से क्या सीख मिली हमें, इसकी रेडियस, ए की रेडियस बड़ी है, दिस इज बिगर, थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं, ए को बड़ा दिखा देते, थोड़ा और ये ले लो थोड़ा। तो ये बड़ा होने से क्या हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा होने से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, अंदर की बात बता रहा हूँ, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तगड़ा होगा इसका, तो इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, पतली सी वायर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन कम होंगे, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इतना नहीं लगा पाएंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होगा। कितना ज़्यादा होगा? 4 गुना, मतलब 2 गुना रेडियस इसकी कम है कंपेयर टू ए, तो 4 गुना उसके ऊपर क्या क्रिएट हो गया, स्ट्रेस डेवलप हो गया। ठीक है, ऑलराइट। इसको शॉर्टकट में भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या क्या सेम है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्या क्या सेम है यहाँ पे, दोनों के ऊपर फोर्स सेम लग रहा है ना, तो क्या ना इसे सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या ना इसे सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। भाई पाई भी तो एक कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से हम सीधा सीधा रिलेशन बना सकते हैं, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अगर फोर्स सेम लगा रहे दोनों सिचुएशन में तो। ठीक है, इसलिए 4 गुना आंसर आया हमारा। यहाँ से फिर इक्वेशन बनाना आसान है, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, वही तो चीज़ की है हमने ये यहाँ पे, बस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या कट होता है, फोर्स सेम है तो वो कट ही हो गया वैसे भी। सो इतना करने से अच्छा बेटर है कि जो कांस्टेंट है उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन के अंदर डाल दो, पाई भी कांस्टेंट उसको भी डाल दिया, तो दिस इज़ अ शॉर्ट वे। ऐसे ही यूज़ करते हैं जनरली, और तुम भी ऐसे ही यूज़ करना प्रैक्टिस के बाद। आगे के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है, द स्प्रिंग बैलेंस डज नॉट रीड प्रॉपरली आफ्टर इट्स लॉन्ग यूज। स्प्रिंग बैलेंस समझते हो ना भाई, स्प्रिंग बैलेंस समझते हो या नहीं समझते, बताओ यार। हाँ सर। इसके ऊपर कोई हाँ वेट करना है सर। ना हमें, तो यहाँ पे वो उसकी रीडिंग मिलती है ना, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस। मास हमने न्यूटन लॉज कैलकुलेटर। ऑफ मोशन में पढ़ा था, राइट। हाँ सर। तो ये हमें इसका 2 किलो है या 3 किलो है ये थोड़ी पता है हमें, तो स्प्रिंग बैलेंस ये वेट से हमें पता चलेगा। ठीक, तो पूछते हैं कि द स्प्रिंग बैलेंस डज नॉट रीड प्रॉपरली आफ्टर इट्स लॉन्ग यूज़। क्यों प्रॉपरली रीडिंग नहीं देता है, 2-3 साल बाद इसे रिप्लेस करना पड़ता है, क्यों ऐसा? इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है इसके कारण, कम हो जाती है उसके कारण, इलास्टिक पावर डिक्रीज होती है या इलास्टिक पावर बढ़ती, चारों में से कौन सा सही लगता है? सर इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है उसकी। पहले सी और डी को तो मैं काट लो, ऐसे कोई टर्म नहीं होती कि इलास्टिक पावर की तुम बात कर रहे हो, तो सी और डी तो गया, इम्प्रॉपर क्वांटिटी। ए और बी से मुझे बताओ कौन सा होगा। सर बी। सर बी इज करेक्ट, क्योंकि बी इलास्टिक सर। प्रॉपर्टी बेटा कम हो गई तो ये वापस अपने पोजीशन में नहीं आ पाएगा ना। अगर ये परमानेंटली इलोंगेट हो गया तो परमानेंटली बिना लोड लगाए भी यहाँ पे 1 किलो की रीडिंग दे देगा। अगर जब मैं 2 kg का लोड हटा दूँ तो ये स्प्रिंग की रीडिंग मुझे 0 kg बतानी चाहिए ना, कि कोई लोड नहीं रखा है। अगर ये बहुत 2-3 साल कंटिन्यूस यूज़ करने का क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी, परमानेंटली इलोंगेट हो जाएगा, तो हमें रीडिंग इनअप्रोप्रिएट दिखेगी, मतलब 2 kg को ये 3 kg दिखा सकता है। तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज ही होगी,
बाय एनी मीन्स वो बढ़ नहीं सकती। ऐसा कोई तरीका है क्या यूज़ करते करते इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी? नहीं, ओवर द यूज़ इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम ही हो जाएगी। कभी देखा क्या तुम्हारा टी शर्ट थोड़े दिनों बाद, 1 साल बाद उसकी कॉलर टाइट हो गई, लूज ही होती है ना, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गेट लूज, राइट। तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक। और एक क्वेश्चन हमारे पास है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सो हमारे पास 2 वायर दिए हैं, दिस इज अ वायर 1। साथ साथ हम उसकी स्केच भी निकालेंगे ताकि लैंग्वेज भी हमें समझ में आए और बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। 2 वायर्स, दिस इज वायर 1 ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब वायर 2 निकालने दो मुझे, सेम मटेरियल के, तो कलर भी सेम रखता हूँ। दिस इज अनदर वायर, दिस इज अनदर वायर बी, अनदर वायर 2। ए और बी लिया है ना, ठीक है, चलो ए और बी ही हम नोटेशन दिखाते हैं, ये ए और ये बी, दोनों की लेंथ सेम है, सेम लेंथ है एल, डायमीटर अलग है शायद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट में बीट में दिया, वायर ए हैज़ अ डायमीटर दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। डायमीटर ऑफ वायर ए दैट इज, मतलब इज इक्वल्स टू, डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बी। कौन सा मोटा है फिर? बी मोटा है या ए मोटा है, ठीक है। लेकिन स्केच में बी मोटा लग रहा है, उसको इग्नोर करो। फिर इफ आइडेंटिकल वेट्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ द वायर, दोनों को हमने सस्पेंड कर दिया है, नौकरी से सस्पेंड नहीं किया है, इसको लटका दिया है, और इनके नीचे हमने कुछ वेट लगा दिए हैं ऐसे, ठीक है। इक्वल अमाउंट के वेट, आइडेंटिकल वेट लगाया, मतलब 2 किलो इधर रखा है तो इधर भी 2 किलो का हमने वेट उसको लगा दिया है, ठीक है। थोड़ा अच्छे ढंग से निकालो सर। तो ये हम लेते हैं, ये वायर ए सिचुएशन एंड दिस इज वायर बी। एम मास ही रखा है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी एम मास रखा है, इसकी लेंथ भी एल है, इस बी वायर की भी लेंथ एल है। इसका डायमीटर का रिलेशन दिया है, इसका डायमीटर है डी ए, इसका डायमीटर है डी बी, और उनके बीच में हमें ये रिलेशन दिया है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। क्या पूछा है हमें? पूछते क्या है, इफ एन आइडेंटिकल वेट्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ दिस 2 वायर देन द इंक्रीज इन द लेंथ इज। किसके अंदर इंक्रीज लेंथ ज़्यादा होगी, या दोनों का लेंथ इंक्रीज सेम होगी? इलोंगेशन किसका ज़्यादा होगा, ए का होगा या बी का होगा या दोनों का सेम होगा? ये 4 ऑप्शन इस प्रकार दिया है, सोच के बताओ मुझे, टेक योर टाइम। पिछला क्वेश्चन हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। तो देखो, इसको हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। दोनों सिचुएशन में हम देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। यहाँ पे देखते हैं कि बोथ आर अटैच विद द सेम मास, आइडेंटिकल वेट लगाया है तो फोर्स सेम लगेगा दोनों के ऊपर। दोनों वायर की लेंथ सेम है तो ये एल भी सेम हो गया। दोनों वायर का मटेरियल सेम है, मटेरियल मतलब क्या सेम होगा? यंग्स मॉडुलस सेम होगा, बिकॉज यंग्स मॉडुलस डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो y इज ऑल्सो सेम। तो डेल्टा एल किसके ऊपर डिपेंड है? इलोंगेशन इस सिचुएशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, क्योंकि दोनों का डायमीटर अलग है। तो रिलेशन बन गया डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और यहाँ से हम रेशो बनाएंगे डेल्टा एल ऑफ ए अपॉन डेल्टा एल ऑफ बी इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ A1 बाई A2 लिखूँ या A2 बाई A1 लिखूँ? A2 by A1। क्योंकि ये A2 by इनवर्सली A1। प्रोपोर्शनल है, A2 बाई A1, ठीक है। अब ये समझ में आया, जिनको ये समझता नहीं था ये समझ में आया कि यहाँ से ये कैसे लिखते हैं हम। अगर डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2, ठीक है। प्रोपोर्शनली डायरेक्ट है तो उसके सामने वही टर्म लिखना। यहाँ पे डेल्टा एल ए के सामने A2 लिखा है क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका एरिया कहाँ लिखा मैंने? नीचे। अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, तो डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू A2 कितना होगा? पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। डी ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी बी है। 1-2 लेटर क्यों लिया मैंने? यहाँ पे मैं लेना चाहिए बी ए, दिस इज बी, दिस इज ए, ए बी लेटर्स यूज़ कर रहे थे ना हम। पाई पाई तो कट हो गया,
डी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी बी, मतलब आर ए इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर बी. ओके, सो आर बी को आर बी ही रहने दीजिए भाई, आर बी स्क्वायर. आर ए को सब्सटीट्यूट कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ आर बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, आर बी का स्क्वायर आर बी स्क्वायर. ये कट हो गया, कितना है ये 1/4. सो डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू 1/4. ठीक है, अभी 4 डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बी, ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है क्या, तो उसे टिक करेंगे. इलोंगेशन, इसका मीनिंग क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ बी इज 4 टाइम्स द इलोंगेशन ऑफ ए. 4 टाइम्स फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी. कौन सा सही होगा बताओ. 1/4 फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी. सर ऑप्शन ए सर. इसका एक ऑप्शन मैं ऐसे भी क्रिएट कर देता हूँ. ठीक है, एक तो ये सही होगा, ये लैंग्वेज हमें ढूंढनी है बस इंग्लिश भाषा में, कि या इंग्लिश भाषा में ऐसा कोई लैंग्वेज है क्या. या दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डेल्टा एल बी, ऐसा भी लिख सकते हैं. अभी देखो ये लैंग्वेज को जस्टिफाई करने वाला, ये इक्वेशन को जस्टिफाई करने वाला सेंटेंस कौन सा है. 4 टाइम्स फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी, मतलब ये कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ एल बी इज इक्वल्स टू एल ए. क्या ये सही है फर्स्ट, नहीं. ट्वाइस का तो सवाल ही नहीं, हाफ का भी सवाल नहीं, 1/4 से चल रहा है. 1/4 फॉर वायर ए, फॉर वायर ए मतलब क्या है, ए के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं. 1/4 फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ बी इज इक्वल्स टू एल ए. तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी. 1/4 फॉर किसके लिए, ए के लिए, कितना 1/4 किसका, वायर बी का. तो ये लैंग्वेज की ट्विस्ट है. तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी. ये ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं. Why the spring is made up of steel in comparison to copper? Why the spring is made up of steel in comparison of copper? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है. स्प्रिंग हम स्टील से क्यों बनाते हैं भाई, कॉपर से क्यों नहीं बनाते. कॉपर इज मोर कॉस्टलियर देन स्टील, कॉपर इज मोर इलास्टिक देन स्टील. ऑप्शन बी. क्योंकि हमें स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी देखनी है, जो अच्छा इलास्टिक हो वो हमें यूज करना है. ठीक है, स्टील से बनाते हैं क्योंकि स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, ऑप्शन सी. ठीक है, तो कॉपर यूज करोगे या स्टील, हम स्टील यूज करेंगे क्योंकि स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर. ठीक, स्टील और कॉपर का यंग्स मॉडुलस भी था ना हमारे पास, किसी क्वेश्चन में हमें मिला था. तो ये स्टील का था, किसी कॉपर का भी था क्या पीछे, कॉपर का. देखो कॉपर का यंग्स मॉडुलस कितना है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं. कॉपर का यंग्स मॉडुलस तुम्हें न्यूमेरिकल भी दिखा दूँ कि क्यों ऐसा, कैसे पता चलता है, इससे पता चलता है. स्टील का कितना है यंग्स मॉडुलस, 2.2 इंटू 10⁻11. कॉपर का यंग्स मॉडुलस कितना है, 1.1 इंटू 10⁻11. मतलब ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, कौन इलास्टिक है कौन कम इलास्टिक है, ये किससे पता चलता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से. यहाँ पे हम इलोंगेट कर रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस देखेंगे. तो स्टील का यहाँ से दिख रहा है भाई, ये यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है और कॉपर का कम होता है. इसलिए वी विल यूज स्टील फॉर whenever we need more elastic property, like in this case where spring was used. ये वाला क्वेश्चन, steel and copper wire of same length are stretched by the same weight one after the other. Young's modulus of steel और copper इतने इतने दिए हैं, then the ratio of increase in the length. ये भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा है. तो हम यूज़ करते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला
एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। हमें इंक्रीज इन द लेंथ पूछा है, सो हम डेल्टा एल के फॉर्म में पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज कर ले, फिर अभी क्वेश्चन के ऊपर झाँकते हैं। स्टील और कॉपर, तो पहले मेरे पास स्टील की वायर है एक, और एक कॉपर की वायर है, जस्ट इलस्ट्रेशन टू और गेट। स्टील और वायर लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ एल। स्ट्रेच बाय द सेम वेट, वेट भी सेम है, एम वेट लगाया है, वो भी सेम है, दोनों को खींचा गया एम वेट से। इसका यंग्स मॉडुलस दिया है एस, वाई एस से दिखाएंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, और कॉपर का वाई सी से दिखाएंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या सेम है फॉर्मूला में देखो, काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन, एफ इज ऑल्सो सेम हियर, लेंथ दोनों की सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में क्या ख्याल है, सेम लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में क्या ख्याल है, तो क्या सेम ही है। लिखेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, क्योंकि कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है हमें। ठीक है, सो ए इज ऑल्सो सेम। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा भी आंसर बता सकते हैं ना। अभी हमें एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर पहले यहाँ से ही मिलेगी, कौन स्ट्रॉन्गर है, किसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, स्टील की स्टील कंपेयर टू कॉपर। लेकिन यहाँ पे हमें रेशो के फॉर्म में पूछा है, तो हमें नंबर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा इलास्टिक होगा, मुझे बताओ उसका इलोंगेशन ज़्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। कम होगा। देखो, जो ज़्यादा इलास्टिक है उसका इलोंगेशन क्या होगा, कम होगा। फॉर्मूला से भी पता कर सकते हैं। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, किसका इलोंगेशन तुम्हें विजिबली ज़्यादा दिखता है, रबर का, क्योंकि रबर इज नॉट मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक। तो ज़्यादा इलोंगेशन जो दिखाएगा ना, हमें पहले बचपन में या ये पढ़ने से पहले क्या लगता था, जिसको हम ज़्यादा खींच सकते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक है, नहीं, जिसका इलोंगेशन कम है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। इफ़ दैट मटेरियल इज इलास्टिक। नहीं तो पूछोगे सर रिजिड बॉडी का तो होता ही नहीं, फिर तो नहीं, वो तो बॉडी ही इलास्टिक नहीं है। ठीक, सो डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो लिखेंगे डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ, इनवर्सली है तो ऊपर कॉपर का आएगा, नीचे स्टील का आएगा। ठीक है, यही पूछा है ना, स्टील टू दी कॉपर। ये भी देख लेना कि द रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ किसका पूछा है, यही ऑर्डर में लिखना है, कॉपर, स्टील टू कॉपर। ठीक है, तो हमें वाई एस अपॉन वाई सी करना पड़ेगा। ठीक है, सो वाई एस अपॉन वाई सी ही गिवन है डेल्टा एल का। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना है भाई, कॉपर का यंग्स मॉडुलस है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11। स्टील का कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। सो ये तो गया, कितना रेशो आ रहा है ये 1.2 अपॉन 2, दैट इज 12/20 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 3/5, ऑप्शन बी। Option B is correct. 3:5 is the ratio of elongation between steel and copper. ये इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। रिलेटिवली ये टॉपिक काफ़ी छोटा भी है और काफ़ी इजी भी है। बस यूनिट रेशो कैसे लगाना है और फटाफट से सॉल्व करना है। इसमें हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया अभी यंग्स मॉडुलस का, और कितने क्वेश्चन बने इसके ऊपर। ठीक है, सो एक थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता, या ये एस टाइप का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा हम वो बल्क मॉडुलस का एक क्वेश्चन करते हैं। यंग्स मॉडुलस के काफ़ी क्वेश्चन हो गए ना। अभी देखो यहाँ पे दिया है, इफ़ अ रबर बॉल इज टेकन एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर इन अ पूल, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.1%। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन बाय दिस एंड जी की वैल्यू इतना, देन द वॉल्यूम इलास्टिसिटी। पहले समझते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे एक रबर बॉल है, मतलब वो इलास्टिक ही होता है ना, रबर बॉल इज़ इलास्टिक, हो कमज़ोर लेकिन है तो इलास्टिक। इसको पानी के अंदर डाल दिया हमने, इसको ऐसा पानी के अंदर डाल दिया। अरे पानी कहाँ है, दिखा रहा हूँ, पानी भी दिखाते हैं। यहाँ पे ब्लू है, पानी 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 पानी। ठीक है, कितना नीचे है
बॉल कितना नीचे है पानी के, 200 मीटर नीचे, ये पूल के 200 मीटर नीचे ये बॉल है। तो क्या होगा, बॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा ना हर एक जगह से, टटंग 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 टटंग, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो डिक्रीज होगा ना, ऐसा नहीं कि पूरा चपट हो जाएगा वो, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। सो वॉल्यूम डिक्रीज कितना हुआ इसका, 0.1%। सो वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ इसका, 0.1%। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। डेंसिटी दी है पानी की, कितनी दी है, 1 × 10⁻³ मतलब 1000 kg मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब इतनी वाटर की डेंसिटी दी है। जी की वैल्यू दी है हमें। वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस निकालना है हमें। वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब हमें इसका बल्क मॉड्यूलस निकालना है, जो के से डिनोट किया था। सर याद नहीं आ रहा है कहाँ था, पढ़ा था ये बल्क मॉड्यूलस। चलो जाते थोड़ा पीछे, ये शायद से नेक्स्ट पेज टर्न क्यों नहीं हो रहा है। बल्क मॉड्यूलस ये पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है, ये तो ये नहीं तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों में से हम एक उठाते हैं, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है चेंज इन प्रेशर या फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमें मिल गया फॉर्मूला इसका। अब चलते इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या मिला रे फॉर्मूला, K = डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V मिला ये फॉर्मूला। K क्यों लिखा सर, B लिखते हैं ना, B लिखो, B इज अ बल्क मॉडुलस। ओके, प्रेशर कैसे निकालें, बचपन में कहीं पढ़ा था हमने एक फॉर्मूला प्रेशर का। पानी के अंदर कोई बॉल डाल देते हैं, जितना बॉल नीचे नीचे जाएगा उतना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर बॉल यहाँ पे है तो उसके ऊपर थोड़ा कम प्रेशर है, थोड़ा नीचे जाएगा बॉल, प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। किसी को याद है क्या वो प्रेशर, चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला, ρg × h। सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। ये हम फ्लूइड में पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ये याद रखो कि कोई चीज़ को पानी के अंदर डालेंगे ना तो उसका प्रेशर कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ρgh। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h सरफेस से कितने नीचे उसको तुमने फेंका है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, ये h इज डेप्थ, हाइट नहीं डेप्थ कहेंगे इसे। जितना नीचे नीचे जाएगा बॉल उतना प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। सो प्रेशर का फॉर्मूला हमें मिल गया एंड दिस इज़ अ न्यू पॉइंट, जिनको पता नहीं है उनके लिए ये याद रखें। जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तब उसको डिराइव भी करेंगे कि ρgh आता कहाँ से है। जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड भी पढ़ने वाले आगे के टॉपिक में, तब हम इसको देखेंगे। सो डेल्टा P को हम लिखेंगे ρgh, और ये जो दिया है 0.1, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.1, मतलब ये होता है डेल्टा V/V दिया है हमें 0.1%। डेल्टा V/V व्हेनेवर इट इज गिवन वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय, इसका मतलब है चेंज, फ्रैक्शन चेंज, इसको फ्रैक्शनल चेंज भी कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में। वॉल्यूम डिक्रीजेस लिखा हो या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम लिखा हो, उसका मतलब होता है डेल्टा V/V गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे परसेंटेज में 0.1%। तो 0.1% को हम लिखते हैं 0.1/100, तो इसको हम लिखेंगे 0.1/100, ठीक है। रो कितना है, 100 ऊपर लेके आते हैं पहले, तो 100 इधर आ जाएगा। डेंसिटी कितनी है, 1000 है। जी कितना है, 10। हाइट कितना लेके जा रहे हैं नीचे, 200 डिवाइडेड बाय 0.1, ये 100 ऊपर लेके गया बेटा। कितना आएगा ये, हाउ मच इट विल कम आउट, 2 × 10⁸ या 2 × 10⁹? तो ऊपर 10 डाल दो, नीचे 10 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा। 2 के ऊपर कितने जीरो है वो चेक करना है, 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, ताकि डिनोमिनेटर में ये 1 हो जाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। अपने ऐप के ऊपर इसके रिलेटेड
PDF में अपलोड कर दूंगा और हमारे ग्रुप के ऊपर भी PDF अपलोड कर दूंगा। इसके ऊपर के और भी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दूंगा वहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन कॉल इट एज अ DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर वॉट एवर वी कवर टिल नाउ। कल हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ वेट के कारण अगर कोई रॉड है, ऐसा 1-2 क्वेश्चन बाकी हैं, ये भी करेंगे कल। कोई रॉड अगर ऐसा है, इसका मास m है और ये इलास्टिक है, लेट से कोई कॉपर है, तो खुद के वेट के कारण भी इसका इलोंगेशन होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ चुके हैं अभी तक। सो सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होता है वो हम देखेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और टॉपिक रिलेटिवली ईजी है, पढ़ते रहो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।